औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में हम एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपने एक्सेल के इन्वायरमेंट में दाखिल होना हो या एक्सेल को लोड करना हो तो उसका क्या तरीका है। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर देखिए कि यहाँ पर एक्सेल का कोई आइकन बना हुआ है। अगर है तो उसे डबल क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल का कोई आइकन नहीं है तो आप स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम में जाइए और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई ऑप्शन मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसमें चले जाइए और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिल जाएगा, तो उसको क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर MS एक्सेल लोड होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है तो आप इसे चलने दीजिए। ये कुछ इंस्टॉलेशन करेगा और इंस्टॉलेशन करने के बाद एक्सेल को खुद ब खुद लोड कर लेगा। अगर किसी वजह से ये लोड नहीं कर पाता और इंस्टॉलेशन में कोई एरर आ जाता है तो आप कैंसिल को क्लिक कर देंगे तो फिर भी MS एक्सेल आपके कंप्यूटर में लोड हो जाएगा। तो यूँ हमारे कंप्यूटर में MS एक्सेल लोड हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं। सबसे टॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त आप एक्सेल के एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, एक्सेल आपका चल रहा है। बुक 1 से मुराद ये है कि आपकी जो भी फाइल एक्सेल में क्रिएट होगी वो बुक कहलाएगी। तो बुक 1 उसका डिफ़ॉल्ट नेम है। जो ही आप अपनी फ़ाइल सेव कर लेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इसकी बजाय आपका फ़ाइल नेम जो आपने दिया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर वही बटन्स हैं जो आप आमतौर पर MS ऑफिस के एनवायरनमेंट में देखते हैं, जिसमें मिनिमाइज़, रिस्टोर और क्लोज़ का बटन है। उसके बाद नीचे हमारे पास सिस्टम मेन्यू या एक्सेल मेन्यू मौजूद है और इसके ऑलमोस्ट वही ऑप्शन मौजूद हैं जो आप वर्ड, पावर पॉइंट या किसी और प्रोडक्ट में देखते हैं। अगर आपने मेन्यू को एक्टिवेट करना है तो या तो उसके ऊपर क्लिक कर दें। तो मेन्यू को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास मंदरज झैल ऑप्शंस हैं। नंबर 1, क्लिक एट रिक्वायर्ड आइटम। जिस आइटम को आपने ओपन करना है सिंपली उसके ऊपर जाकर क्लिक कर दें तो उसका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। नंबर 2, आल्ट की प्रेस कीजिए और उसके बाद एरो कीज प्रेस कीजिए। तो हम आल्ट की प्रेस करके छोड़ते हैं, हमारा कंट्रोल मेन्यू के ऊपर शिफ्ट हो गया है। अब हम एरो कीज के ज़रिए राइट लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है आल्ट प्लस अंडरलाइन लेटर। आल्ट की प्रेस कीजिए और उसके बाद जो भी अंडरलाइन लेटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फाइल को ओपन करना है तो F प्रेस कीजिए, एडिट को ओपन करना है तो E प्रेस कीजिए, व्यू को ओपन करना है तो V प्रेस कीजिए, वगैरह वगैरह। तो हम फॉर्मेट को अगर ओपन करना चाहते हैं तो O प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप कोई भी मेन्यू आइटम्स को ओपन कर सकते हैं। मेन्यू के नीचे हमारे पास टूल बार है। टूल बार हमारे पास कई तरह के हैं और हर एक का अपना अपना फंक्शन है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर जो टूल बार नज़र आ रहा है उसे हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। ये तकरीबन वही टूल बार है जो हम MS वर्ड में देख चुके हैं। इसकी बड़ी निशानी एक फ्लॉपी डिस्क है, प्रिंटर बना हुआ है, टिक का साइन है, सीजर है, ब्रश है। तो इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। इसको बिल्कुल नीचे हमारे पास BIU और कुछ और ये एरियल, फॉन्ट नेम और फॉन्ट साइज़ वगैरह लिखा हुआ है। इसे हम फॉर्मेट टूल बार कहते हैं।
आपने कोई भी टूल बार को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना हो तो व्यू को प्रेस कीजिए, उसके बाद टूल बार में आ जाइए। तो वो टूल बार जिनके साथ टिक का साइन है वो इस वक्त एक्टिवेटेड हैं, वो टूल बार जिनके साथ टिक का साइन मौजूद नहीं है वो इस वक्त इनएक्टिव हैं। तो हम अगर तमाम के तमाम टूल बार्स को इनएक्टिव करना चाहें तो यहाँ पर पहुँचकर हम उनको इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी तमाम टूल्स बार को एक्टिवेट या इनएक्टिव कर सकते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड टूल बार को एक्टिवेट कर लिया और फॉर्मेटिंग टूल बार को एक्टिवेट कर दिया। आमतौर पर यही दो टूल बार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन टूल बार के नीचे हमारे पास फार्मूला बार है। फार्मूला बार के भी दो हिस्से हैं, एक फार्मूला बार और एक नेम बॉक्स। फार्मूला बार में वो तमाम कंटेंट्स आपको नज़र आते हैं जो आप अपने वर्कशीट के ऊपर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ NISTE, तो ये फार्मूला बार में भी हमें नज़र आ रहा है कि फार्मूला बार में भी ये लिखा हुआ आ रहा है। तो वो तमाम कंटेंट्स जो हम किसी सेल में लिखते हैं वो तमाम के तमाम हम फार्मूला बार में भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें ABC और 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आता है। ये ABC वाला हिस्सा जो है ये कॉलम्स हैं और 1 2 3 वाले रोज़ हैं। आइए देखते हैं कि एक्सेल में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होते हैं। तो रोज़ स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 65,536, जबकि कॉलम टोटल 256 होते हैं। कॉलम ए से शुरू होते हैं, जी तक जाते हैं, उसके बाद ए बी जी तक, फिर बी बी सी तक जाते हैं और होते होते IA से लेकर IV तक जाते हैं। तो हमारा लास्ट कॉलम IV होता है, जबकि हमारी लास्ट रो जो है वो 65,536 होती है। एक रो और कॉलम का जंक्शन सेल कहलाता है। तो पहले सेल का एड्रेस A1 होता है, जबकि लास्ट सेल का एड्रेस IV 65,536 होता है। तो आइए अब देखते हैं कि आपने वर्कशीट के ऊपर कैसे मूव करना है। आप एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरफ वाला एरो आप प्रेस करना शुरू करेंगे उस तरफ एक स्टेप आपका कर्सर मूव होना शुरू हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। एरो कीज़ का आपको बता चुका हूँ। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो आम तौर पर हम एक सेल डाउनवर्ड मूव करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम डाउनवर्ड मूव करें, मगर डिफ़ॉल्ट में ये डाउनवर्ड ही मूव करता है। जैसे मैं यहाँ पर था, एंटर प्रेस करता हूँ तो एक स्टेप डाउन 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 डाउन। नेम बॉक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिस जगह आपने जाना हो वहाँ पर पहुँचकर किसी भी सेल का आप एड्रेस लिख दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ IV देश 5678। तो हम देखते हैं एंटर प्रेस करने के फ़ौरन बाद हम IV 5678 पर पहुँच गए हैं। अगली ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जिस सेल के ऊपर जाना चाहते हैं वहाँ पर सिंपली अपना माउस पॉइंटर मूव करें और वहाँ पर पहुंचकर क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पर हमारा कर्सर वहाँ पर मूव कर जाएगा। इसके अलावा हम होम की भी प्रेस कर सकते हैं। जो ही हम होम की प्रेस करते हैं हमारा कर्सर उस रो के बिगनिंग में आ जाता है। इस तरीके से अगर हम एंड और एरो की प्रेस करेंगे तो जिस तरफ वाली एरो की प्रेस करेंगे उस तरफ के आखिर में या जहाँ कुछ लिखा हुआ होगा वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो मैं एंड प्रेस करता हूँ और राइट एरो प्रेस करता हूँ तो ये IV कॉलम के ऊपर चला गया है। मैं एंड प्रेस करता हूँ और अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये रो 1 के ऊपर आ गया है। मैं एंड प्रेस करता हूँ और लेफ़्ट एरो प्रेस करता हूँ तो ये पहले सेल के ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम कहीं पर भी घूम रहे हैं, हमारा कर्सर कहीं पर भी मौजूद है और हम इंस्टेंटली हम
पहले सेल के ऊपर या होम के ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल होम प्रेस करने से फर्स्ट सेल के ऊपर इमीडिएटली मूव कर देंगे। इस तरीके से हम अगर किसी भी सेल के ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल की या F5 प्रेस करके भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिल जाता है और मुझसे पूछता है कि आपने कहाँ जाना है। मैं ऐसे कहता हूँ G566, तो फौरी तौर पर G566 पर पहुँच गए हैं। यही काम कंट्रोल और G को प्रेस करके भी किया जा सकता है। A1 के ऊपर जाना चाहते हैं, ओके प्रेस किया तो फौरी तौर पर हम A1 के ऊपर चले गए। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ऑप्शंस के ज़रिए अपनी वर्कशीट के ऊपर मूव कर सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि हम एक सेल के अंदर क्या कुछ लिख सकते हैं। तो सेल के कंटेंट्स तीन तरह के हो सकते हैं: नंबर, टेक्स्ट, फार्मूला या फंक्शन। नंबर, कोई भी नंबर जो 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होता है, ये हमेशा राइट अलाइन होते हैं। जब भी हम इसे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली राइट साइड के ऊपर आ जाते हैं और इनके ऊपर आप हर तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस करने के लिए प्लस का सिंबल, माइनस करने के लिए माइनस का सिंबल, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टेरिक हम यूज़ करते हैं और डिवाइड करने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट, हर वो चीज़ जो नंबर भी नहीं है और इक्वल के साइन के साथ स्टार्ट नहीं होती, वो तमाम का तमाम टेक्स्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होते हैं और इनके ऊपर किसी किस्म की कैलकुलेशन मुमकिन नहीं होती। फार्मूला या फंक्शन हमेशा इक्वल के सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। तो आइए सबसे पहले कोई नंबर लिख के देखते हैं। 1 2 3 हमने लिखा। जब एंटर प्रेस किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड के ऊपर आ गया है। तो हमारा पहला टेस्ट प्रूफ हो गया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट लाइन होते हैं। इनके ऊपर हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं 5। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 प्लस 5, तो ये देखिए 1 2 8 हो चुका है। इट मीन्स इसमें हर तरह की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पाकिस्तान। जो ही हमने एंटर किया तो पाकिस्तान लेफ़्ट अलाइन हो गया, सेल के लेफ़्ट साइड के ऊपर चला गया। अब यहाँ पर लिखते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, और अब हम ट्राई करते हैं कि इनको आपस में जमा करें। तो हम जमा करते हैं पाकिस्तान प्लस इस्लामाबाद। तो ये दोनों चीज़ जमा नहीं हो सकी और यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज मिल गया है, नेम। इट मीन्स के आपकी जो वैल्यूज़ हैं जो हमने पुट की हुई हैं वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। फार्मूला या फंक्शन को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि हम अपने कॉलम्स और रोज़ को बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपना माउस पॉइंटर ये जो दो कॉलम्स की दरमियानी जो लाइन है इसके ऊपर ले आइए। माउस पॉइंटर की बुनियादी तौर पर शेप ऐसी है, लेकिन जो ही आप इसको मूव करके यहाँ पर ले आते हैं तो इसकी शेप चेंज हो गई है। जो ही इसकी शेप चेंज हो जाए इट मीन्स कि हम राइट और लेफ़्ट मूव कर सकते हैं। तो आप अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस कीजिए, प्रेस किए रखें और राइट या लेफ़्ट मूव करें। तो मैंने राइट मूव किया तो इसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया। अगर मैं लेफ़्ट मूव करता हूँ तो इसका साइज़ छोटा होना शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉलम का साइज़ कंटेंट्स के मुताबिक हो जाए, यानी जितने कंटेंट्स भरे हैं उतने ही आपका कॉलम का साइज़ हो जाए, तो आप यहाँ पर पहुँच के सिंपली डबल क्लिक कर दें, यानी लेफ़्ट माउस बटन 2 दफ़ा क्लिक कर दें, तो वो उसका साइज़ उतना हो गया है जितना हमें रिक्वायर्ड था या जितने हमारे कंटेंट्स थे।
इस तरीके से यहाँ पर पहुंचकर हम रो की हाइट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम हमारी रो की हाइट ये बढ़ गई है, इसको भी डबल क्लिक करके हम उतनी बना सकते हैं जितना हमारे कंटेंट्स हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट में जाकर रो की हाइट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस वक्त ये 12.75 है, अगर हम इसे 20 करते हैं तो आप देखिए कि इसकी हाइट बढ़ गई है। फॉर्मेट में जाकर रो में जाकर अगर हम इसे ऑटो फिट कर देते हैं तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी जितने हमें रिक्वायर्ड है, यानी कंटेंट्स के मुताबिक। ये देखिए उतना हो गया है। इस तरीके से आप कॉलम को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसकी विड्थ हम यहाँ पर 45 कर देते हैं तो ये देखिए बहुत बड़ा हो गया है। अगर हम इसे अपने कंटेंट्स के मुताबिक करना चाहते हैं तो ऑटो फिट सिलेक्शन में आ जाइए, तो ऑटोमेटिकली ये उतना हो जाएगा जितना हमें चाहिए। उसके बाद ये नीचे देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ शीट्स हैं जो अवेलेबल हैं। इसमें आमतौर पर जो ही हम एक्सेल के एनवायरनमेंट में एंटर होते हैं तो 3 शीट्स हमारे पास मौजूद होती हैं। हर शीट के अंदर उतनी ही रोज़ और इतने ही कॉलम्स होते हैं। मीन के 65,536 रोज़ और 256 कॉलम्स। अगर हम मज़ीद शीट्स को इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर इंसर्ट और वर्कशीट में जाकर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम जितनी शीट्स चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी शीट्स बदलती रहेंगी और आप अपने रिक्वायर्ड शीट्स तक पहुंच सकते हैं। ये आखिर में जहां पर आपको रेडी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये स्टेटस बार कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ मैसेजेस वक्तन फ़ौक्तन अपीयर होते रहते हैं, आपने इनको गौर से देखना है। मिसाल के तौर पर जब भी हम यहाँ पर कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे लिखता हूँ मैं पाकिस्तान, तो ये देखिए नीचे यहाँ पर रेडी की बजाय लफ्ज़ एंटर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ, तो जो ही मैं अपनी एंट्री कंप्लीट कर लूँ तो मुझे एक्सेल को बताना होगा कि मैंने जो कुछ लिखना था वो लिख लिया है। उसके लिए मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ, डाउन एरो प्रेस कर सकता हूँ, या ऊपर ये टिक का सिंबल प्रेस कर सकता हूँ। अगर मैं टिक का सिंबल प्रेस करूँगा तो मैं इसी सेल में रहूँगा और मेरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। जो ही मेरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोबारा रेडी के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ और मुझे ये एंट्री नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्रॉस के सिंबल को क्लिक करूँगा, तो वो जो कुछ मैंने लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और जो कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से कभी कभार आपको यहाँ पर वेट भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगर एक्सेल कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रहा है तो यहाँ आपको रेडी या एंटर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको वेट का सिंबल मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कोई कंटेंट्स को एडिट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली वहाँ पर पहुँचकर F2 प्रेस कर दें। जो ही मैंने F2 प्रेस किया मेरा कंट्रोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया और नीचे लफ्ज़ एडिट आ गया, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ हम वर्ड N प्रेस करते हैं और जो ही हमारी एंट्री कंप्लीट होगी हम ये टिक का सिंबल को क्लिक करेंगे तो हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई भी कंटेंट्स एडिट करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, आप फार्मूला बार में जाकर वहाँ से भी आम तौर पर ये कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर हमें नम लॉक, कैप्स लॉक या अगर स्क्रॉल लॉक हमने लगाया हुआ है तो वो हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। आइए शीट 2 के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हम कुछ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट कार्ड या रिज़ल्ट शीट बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन
रिजल्ट शीट। इसकी फॉर्मेटिंग हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले इसके कंटेंट्स लिख लेते हैं। रोल नंबर, क्योंकि स्क्रॉल लॉक मेरा ऑन है इस वजह से ये स्क्रीन इस तरह मूव कर रही है, तो मैं स्क्रॉल लॉक को ऑफ करता हूँ। नेम, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, फिज़िक्स। तो हमने 4 सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर डाटा एंटर करते हैं। सपोज मेरे रोल नंबर 781 से शुरू होते हैं। दूसरा रोल नंबर लिख देता हूँ 782। अब दोनों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्शन करने के लिए तो आइए देखते हैं कि हम किन डिफरेंट तरीक़ों से अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह की ऑप्शन हो सकती हैं या 2 तरह की चॉइसेस हो सकती हैं कि एडजेसेंट सेल और नॉन एडजेसेंट सेल। तो एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ हम एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 781 और 782 को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो शिफ्ट की को होल्ड रखकर डाउन एरो प्रेस करता हूं, तो ये दोनों सेल मेरे सिलेक्ट हो गए। इस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स को भी यूज़ करते हुए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं A5 से लेकर F5 तक सिलेक्शन करना चाहता हूं, तो नेम बॉक्स में जाकर A5:F5 लिखकर एंटर करता हूं, तो ये सारा का सारा एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से माउस को भी यूज़ करते हुए सिलेक्शन की जा सकती है। मिसाल के तौर पर ये एरिया मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो लेफ़्ट माउस का बटन प्रेस किया और मूव किया, तो उससे भी ये सिलेक्शन हो जाएगी। इसके अलावा हम कंट्रोल G या F5 को भी यूज़ करते हुए सिलेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कंट्रोल G प्रेस करता हूं और मैं सिलेक्शन करना चाहता हूं A5 से लेकर A7 तक, तो A5:A7। तो ये देखिए A5 से लेकर A7 तक मेरे सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। इसके अलावा अगर हम पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो या तो आप यहाँ पर पहुँच के क्लिक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर पहुँच के क्लिक ना करना चाहें तो कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए, उससे भी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम की हेडिंग के ऊपर जाकर क्लिक कर दीजिए, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर कोई पूरी रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो रो की हेडिंग के ऊपर जाकर क्लिक कीजिए, तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ और कॉलम्स को, पूरे के पूरे रोज़ और पूरे के पूरे कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन एडजेसेंट सेल की, वो सेल जो एक दूसरे से दूर दूर वाक़ हैं। तो कंट्रोल की को होल्ड रखिए और अपने रिक्वायर्ड सेल के ऊपर क्लिक करते जाइए। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वो तमाम एरिया जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप इनके दरमियान मूव करना चाहते हैं तो आप देखें एंटर प्रेस करने से आप इनके ऊपर मूव कर सकते हैं। वो एरिया जो ब्लैक होगा वो नॉन सिलेक्टेड होगा, मीन कि आपका कर्सर उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, और जो वाइट हो जाएगा इट मीन्स कि आपका कर्सर वहाँ पर मौजूद होगा। तो हम कहीं पर किसी वाइट स्पेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी सिलेक्शन सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। तो बात ये हो रही थी कि हमने 2 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, और आप और गौर से देखें तो ये सिलेक्शन के चारों तरफ सॉलिड लाइन है। ये राइट बॉटम कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा डॉट बना हुआ है। तो अगर आप अपना माउस पॉइंटर इस डॉट के ऊपर ले जाएं और डाउनवर्ड मूव करें तो ये एक सीक्वेंस में आपके नंबर जो हैं लिखना शुरू कर देगा। तो हम यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ नाम लिखते हैं, अली, नासिर,
खालिद, अकबर, तौसीफ, उमर, अहमद, सलमान, खुर्शीद, और रज़ा, कोई भी आप नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर इनके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जिन्होंने नंबर लिए हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कंटेंट्स हमारे बड़े थे, साइज़ छोटा था, तो यहाँ पर पहुँच के डबल क्लिक किया तो इसका साइज़ इक्वलेंट हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 56, 65, 50 और 60, 5, 20, 15, 11। यहाँ पर पहुँच के हम लिख देते हैं 75, 85, 80 और 82। यहाँ पर लिखते हैं 90, 95, 92 और 90। यहाँ पर हम लिख देते हैं 40, 45, 42, 47। यहाँ पर हम लिखते हैं 25, 56, 12 और 8। यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं जी 65, 68, 72 और 60। यहाँ पर भी कुछ नंबर लिख लेते हैं 82, 75, 70 और 65। यहाँ पर भी कुछ नंबर लिख देते हैं 12, 75, 23 और 10। ये 75 की बजाय हम इसे 15 कर लेते हैं। और यहाँ पर भी लिखते हैं 48, 49, 56 और 65। तो यहाँ पर हमने तमाम स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नंबर लिख लिए। अब हम इन नंबर्स का टोटल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लफ्ज़ टोटल लिख देते हैं, टोटल। अब हमने टोटल कहाँ से कहाँ तक करना है, C6 से लेकर F6 तक हमने टोटल करना है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लिखेंगे, उसके बाद हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो है सम। इसका कीवर्ड सम है, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाद जहाँ से हमने सम करना है वहाँ से लेकर जहाँ पर एंड करना है वहाँ तक हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं C6 2:2 और F6, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ये इसने हमें सम करके दे दिया। अब ये फार्मूला हर जगह हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली अपने माउस पॉइंटर को इस राइट बॉटम के डॉट जो है उसके ऊपर लेके आते हैं और नीचे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा फार्मूला सब जगहों पर एज इट इज़ कॉपी हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल दें। तो परसेंटेज का बुनियादी फार्मूला जो होता है वो होता है, परसेंटेज के लिए होता है obtained डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर हमें मालूम हो चुका है कि हमारे obtained मार्क्स ये हैं, और टोटल हमें मालूम है कि ये टोटल
हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये 100 में से हैं, तो टोटल हमारे पास 400 मार्क्स हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वल का साइन, और ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास पड़े हुए हैं G6 में डिवाइडेड बाई 400। तो उसने हमें एक फिगर दे दी। अब अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंटेज के फॉर्मेट में, तो परसेंटेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज सिंबल के साथ परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही चीज़ जाकर हम नीचे रिपीट करते हैं, तो वो हर जगह पर जाकर उसने हमें परसेंटेज निकाल दी। अब हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन पास है और कौन फेल है, स्टेटस। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है इफ़ का। तो बुनियादी तौर पर इफ़ में जो कीवर्ड होता है इक्वल के साइन के बाद वो इफ़ होता है। उसके बाद कोई कंडीशन होती है, कंडीशन भी लॉजिकल कंडीशन। लॉजिकल कंडीशन वो होती है, लॉजिकल कंडीशन वो होती है जिसका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। इसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह। तो आइए चलकर यहाँ पर ये एंट्री करते हैं कि अगर हमारे मार्क्स 40% या उससे ज़्यादा हैं तो यहाँ पर पास लिख दिया जाए, और अगर 40% या उससे कम है तो यहाँ पर फेल लिख दिया जाए। तो कंडीशन के बाद हमें यहाँ पर बताना होता है कि अगर कंडीशन का रिज़ल्ट ट्रू है तो वो यहाँ पर लिखे, और कंडीशन का रिज़ल्ट फॉल्स है तो वो यहाँ पर लिखे। तो फॉल्स वैल्यू और ट्रू वैल्यू। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। आइए यही फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लिखते हैं इक्वल का साइन, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर देखिए कि हमारी परसेंटेज पड़ी हुई है H6 में, H6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 47% का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, कामा, देन डबल कोट स्टार्ट, पास, और अगर ऐसा नहीं है तो कामे के बाद फॉल्स वैल्यू यानी फेल हम लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो यूँ इसने हमें स्टेटस में बता दिया कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। अब हम इस फार्मूला को अगर नीचे तक अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको ये डॉट के ऊपर रख कर नीचे मूव करते हैं, तो ये हमें बता देता है कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। ये देखें जो 13% वाला था वो फेल हो गया, और बाकी लोग जो हैं जो ज़्यादा जिनकी परसेंटेज थी वो पास हो गया। यहाँ पर भी ये 15% वाला फेल हो गया। अगर हम कहीं जाकर यहाँ पर इसके नंबर चेंज कर देते हैं, 50 कर लेते हैं, 56 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, तो देखिए इसकी परसेंटेज बढ़ गई, और परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ टोटल चेंज हुआ, इसके साथ साथ परसेंटेज चेंज हुई, और अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट चेंज हो गया। लेकिन अभी हमने इसको पास नहीं करना, इसने जितने नंबर लिए हुए हैं वही काफ़ी हैं, और इसको अपनी जगह पर रख देते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका ग्रेड क्या होगा। तो फ़र्ज़ किया कि अगर हम ग्रेड को दरमियान में लिखना चाहें, परसेंटेज और स्टेटस के दरमियान में लिखना चाहें, तो हमें यहाँ पर एक और कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, आगे जाते हैं हम कॉलम में, तो एक कॉलम दरमियान में इंसर्ट हो गया, जबकि हमारे रिज़ल्ट के ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रेड। ग्रेड में भी हम इफ़ को ही यूज़ करेंगे, लेकिन ये सिंपल इफ़ नहीं होगी बल्कि ये नेस्टेड इफ़ होगी। इसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। नेस्टेड इफ़ से मुराद ये होती है कि इसमें मल्टीपल इफ़ का इस्तेमाल होगा, एक से ज़्यादा इफ़ का इस्तेमाल होगा।
तो आइए यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, लेकिन फार्मूला लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। तो हम कहते हैं जनाब कि अगर किसी स्टूडेंट ने 90% एंड अबव मार्क्स लिए हैं तो उसका जो ग्रेड होगा वो A+ होगा। हम कहते हैं जी 75% से लेकर 89% तक अगर किसी ने मार्क्स लिए हैं तो उसका जो ग्रेड होगा वो A होगा। 60% से लेकर 74% तक ग्रेड B होगा। 40% से लेकर 59% तक ग्रेड C होगा, और बिलो जो है वो ग्रेड F या फेल होगा। तो आइए हम इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक फार्मूला डिज़ाइन करते हैं और वो देखते हैं कि वो फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, इक्वल का साइन F। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास परसेंटेज कहाँ पर पड़ी हुई है, तो परसेंटेज पड़ी हुई है हमारे पास H6 में। तो यही चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पर H6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%। अगर उसके मार्क्स 90% या अबव हैं तो उसका रिज़ल्ट होना चाहिए A+। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो, इफ़ अगेन H6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% कामा, तो रिज़ल्ट होना चाहिए A। अगर ये भी नहीं है तो आपने लिखना है इफ H6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। परसेंट का सिंबल डालना ज़रूरी है वरना वो उसको किसी और फॉर्मेट में ले जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। और अगर H6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 40% है तो रिज़ल्ट होना चाहिए C। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें अल्टीमेटली हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती और हमें अब मज़ीद इफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं फेल, तो वो इसको फेल कर देगा। ब्रैकेट हम क्लोज़ करते हैं। कितनी ब्रैकेट क्लोज़ करनी है, जितनी ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट की हैं उतनी क्लोज़ करनी है। तो एक ब्रैकेट हमने यहाँ स्टार्ट की थी 2, 3 और 4, तो 4 ब्रैकेट्स ही हमें एंड पर पहुंचकर क्लोज़ करनी पड़ेंगी। तो आइए यही फार्मूला हम वहाँ पर जाकर इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। तो ग्रेड में पहुंचकर यही फार्मूला हम लिख देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास C आ गया है। अब ये फार्मूला हम नीचे इसको कॉपी करते हैं। तो ये देखिए इसमें से किसी का रिज़ल्ट C है, कोई फेल है, A है, A+ फेल, B फेल और C वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हमने हर एक स्टूडेंट्स के ग्रेड्स निकाल लिए। आइए थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो टाइटल हमारे पास है ये सेंटर में आए, तो वो एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं मर्ज एंड सेंटर में। ये फॉर्मेटिंग टूल बार में अवेलेबल है। तो मर्ज और सेंटर को क्लिक किया तो ये सेंटर में आ गया। इसको बोल्ड को क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया। और उसके बाद हम नीचे जो रिज़ल्ट शीट हमने लिखी हुई थी उसके ऊपर भी सेम ऑप्शन अप्लाई कर देते हैं।
इसको भी हमने सिलेक्ट किया यहाँ तक, और मर्ज और सेंटर और बोल्ड कर दिया। यहाँ पर भी इन एरियाज़ को हमने सिलेक्ट किया, शिफ्ट और एरो कीज के थ्रू बोल्ड कर लिया और इनको भी सेंटर कर लिया। तो यूँ हमारे पास हमारी एक रिज़ल्ट शीट तैयार हो गई। अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ पर हमें एक समरी मिल जाए जिसमें पूरे रिज़ल्ट के मतलब इंफॉर्मेशन मौजूद हो। मिसाल के तौर पर हम जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, हम जानना चाहते हैं मिनिमम मार्क्स कितने रहे, हम जानना चाहते हैं कि टोटल पास कितने हैं, टोटल फेल कितने हैं, हम जानना चाहते हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है मैक्स। मिनिमम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसे हम कहते हैं MIN, मेन। तो आइए यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इक्वल का साइन, मैक्स, नंबर हमारे कहाँ पर पड़े हुए हैं, टोटल हमारे पास पड़े हुए हैं जी G6 से लेकर G15 तक। तो G6 to G15, तो इसने उसमें से जो मैक्सिमम नंबर किसने हासिल किए हैं वो बता दिए, डेट इज़ 367। अब यहाँ पर मिनिमम का फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। मिनिमम G6 to G15, तो ये उनमें से मिनिमम नंबर जो है हमें निकाल देगा। अब हमारे पास बात आ जाती है कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है काउंट इफ़। काउंट इफ़ के बाद हमें रेंज बतानी होती है कि कहाँ से कहाँ तक हम चेक करना चाहते हैं, और यहाँ पर हमने क्राइटेरिया या कंडीशन जो है वो लगा देते हैं। तो आइए यही चीज़ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम आ गए, इक्वल का साइन, काउंट इफ़, कहाँ से कहाँ तक चेक करना चाह रहे हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं जी J6 से लेकर J15 तक, J6 कोलन J15। तो इसने हमें बता देगा कि कितने, सॉरी इसमें हमने क्राइटेरिया नहीं दिया तो क्राइटेरिया भी दे देते हैं। क्राइटेरिया हमारा है पास, कि कितने लोग पास हुए, ब्रैकेट क्लोज। तो उसने बता दिया कि 7 लोग पास हुए हैं। इस तरीके से अगर हम फेल देखना चाहें तो काउंट इफ और आगे रेंज वही J6 to J15, और क्राइटेरिया हमारे पास जो है जी डेट इज़ फेल। एंटर कर दिया तो वो बता दिया कि 3 लोग हमारे पास फेल हुए हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे पास जो थे अपीयर हुए थे, तो हम सिंपली कर लेते हैं काउंट, और कहाँ से कहाँ तक काउंट करना चाह रहे हैं, हम 6 से लेकर 15 तक काउंट करना चाह रहे हैं। तो हम यही कर सकते हैं A6 to A15, तो हमें काउंट करके बता देगा कि हमारे पास 10 लोग अपीयर हुए हैं। तो यूँ हमने अब तक जो काम किया उसमें हमने एक मार्कशीट बनाई और उसके अंदर हमने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, परसेंटेज, टोटल, ग्रेड और स्टेटस वगैरह निकाला। फिर उसके बाद हमने उसकी एक समरी बनाई। अब हम चाहते ये हैं कि वो लोग जो पास हैं वो ग्रीन कलर में शो हो जाएं, और वो लोग जो पास नहीं हो सके वो रेड कलर में शो हो जाएं, ताकि हम इजीली उनको रिकग्नाइज कर सकें। तो सबसे पहले
इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम कंडीशन दे देते हैं। तो पहली कंडीशन जो हम लगाना चाह रहे हैं वो ये है कि सेल वैल्यू इज़ इक्वल टू क्या जी, पास, कि वो लोग जो पास हैं उनका कलर फॉर्मेट में चले जाते हैं। कलर हम कौन सा सेट कर दें, हम पैटर्न में जाते हैं, यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ये ग्रीन। तो उनको उनके आगे ये कलर कर दे। और इसमें एक और कंडीशन हम ऐड कर लेते हैं, सेल वैल्यू इज इक्वल टू फेल। अब इसके फॉर्मेट में जाकर यहाँ हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं। तो ये देखिए कि वो लोग जो पास हुए हैं वो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं और वो लोग जो फेल हुए हैं वो रेड कलर में शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनको बहुत इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आज हमने एक वर्कशीट बनाई, उसकी समरी बनाई और उसके रिजल्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके अंदर कलर किए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और देखेंगे। बहुत शुक्रिया।